फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल मैथ्स। हम आपके सामने लेके आए क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 है। बिफोर दिस यू हैव गॉन थ्रू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यू कैन गो इन इट और देखो, चैप्टर्स को समझने की कोशिश करो ताकि आप अपने आप की खुद के नोट्स बना सको। और इफ यू लाइक दी वीडियोस, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके। और हम लोग चाहते हैं बस कि पूरा देश बिना कोई झिझक के पढ़ सके। क्लियर? सो शेयर विद अमंग योर फ्रेंड्स टू लेट देम स्टडी एज वेल। सो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट इज एटम अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स। मींस फिलोसोफर्स ने क्या सोचा था एटम्स के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, एटम क्या है, एटम्स की डिटेल्स, सिंबल्स ऑफ एटम, देन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर। सी, फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जब एटम डिस्कवर नहीं हुआ था उससे भी पहले फिलोसोफर्स ने कुछ अनुमान लगाया था कि ऐसी कोई चीज होगी जिसको एटम बोलते होंगे। तो जैसे कि सपोज एक इंडियन फिलोसोफर्स थे, एन इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, यानी पदार्थ को हम लोग डिवाइड करते जाए, a stage will come when the smallest particle beyond which further division will not be possible। यानी अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते जाए तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि एक ऐसी चीज होगी जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उससे छोटा कोई डिवीजन नहीं हो पाएगा। और उन्होंने क्या किया, उस पार्टिकल को नेम दिया परमाणु। क्या नेम दिया? परमाणु। और परमाणु मीन्स हिंदी में एटम को परमाणु बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। नाउ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called this indivisible particle atoms, meaning indivisible। यानी देखो, इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कनद उन्होंने भी बोला, डेमोक्रिटस जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे और ल्यूसिपस उन्होंने भी बोला कि मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, एक स्टेज ऐसा तो आएगा ही जहां पे उसको और डिवाइड करना नामुमकिन है। और उन दोनों ने इनका नेम दिया, एक ने इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला परमाणु, तो ग्रीक फिलोसोफर्स ने बोला एटम। और एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन शायद आप जानते हैं कि जैसे ये तो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बिना प्रैक्टिकल जो बताया नहीं था फिर भी उन्होंने बताया, तो बहुत अच्छी बात है। बट जैसा कि आप जानते हो आगे जाके एटम के अंदर भी पार्टिकल्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन। सो वो उस टाइम तक सीमित था कि भाई डिवाइड नहीं होते, तो उन्होंने एटम नेम दे दिया, फिर उसको चेंज नहीं किया गया। क्लियर? सी, देन उसके बाद एक्चुअली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो एटम्स के बेस पे है, दो लॉज हैं। एंटी लेवेसर laid the foundation by establishing two important laws of chemical combination. First, law of conservation of mass। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके रिएक्टेंट्स का जो मास होगा उस मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा उसके प्रोडक्ट साइड में भी। मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। मींस हम लोग बोल सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन केमिकल रिएक्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। यानी मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, नया मास मतलब जितना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि H2O, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड है
या केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो उसके अंदर प्रोपोर्शंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे H2O है, H2O, तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन का 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक ही एटम होगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आ सकता। अगर चेंज होता है तो वो वाटर नहीं रहेगा, H2O नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सो ये 2 लॉज थे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद केमिकल कॉम्बिनेशंस के। नाउ वी विल टॉक अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन क्या सोचते थे एटम के बारे में। उन्होंने, देखो फिलोसोफर्स ने कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ नहीं किया, बट डाल्टन ने ट्राई किया कि प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके बताएं कि मैटर्स जो है उसके अंदर एटम्स होते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। तो फर्स्ट द पोस्टुलेट ऑफ दिस थियरी और डाल्टन्स एटॉमिक थियरी मे बी स्टेटेड एज फॉलो। फर्स्ट, all matter is made up of tiny particle that is atom, it participate in chemical reaction। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल जो मैटर है, सारे के सारे मैटर्स, उनके अंदर छोटा पार्टिकल यानी एटम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और वो एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। देन सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी उसको डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स जो है उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, क्लियर। और उन्होंने ये भी बोला कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन हमें पता है कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस ये सब भी थे जिसको फाइंड आउट किया गया था। देन एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर सपोज हम एक एलिमेंट यूज कर रहे हैं, सपोज आयन, तो आयन के या जो भी चीज, जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं, आयन यूज करो, एल्यूमिनियम यूज करो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, अगर हम लोग आयन की बात करें तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी और उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज व्हाई ही स्टेटेड दैट एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मास भी सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम, फिजिकल, केमिकल, एवरीथिंग all same। Atoms of different elements have different masses and chemical properties। अब जैसे 2 एग्जांपल लेते हैं, आयन एंड एल्यूमिनियम। तो आयन के एटम्स जो हैं वो एल्यूमिनियम के एटम से टोटली डिफरेंट होंगे, क्लियर। इसीलिए बोला गया है कि 2 अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं देन दे विल बी हैविंग डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। फिफ्थ उन्होंने पोस्टुलेट किया था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। मतलब एटम्स जो है, जैसे कि मैंने H2O बोला, तो ये क्या है, एटम्स कंबाइन किसमें, होल नंबर्स 2, 3, 4 ऐसे। उससे कोई, आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते, या कोई भी वेरिएशन 2.5O ऐसा नहीं होता। एटम्स कभी भी कोई मॉलिक्यूल बना रहा है या कोई भी चीज कंपाउंड बना रहा है तो उसका रेशियो जो है होल नंबर्स में ही होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। उसमें कभी भी डेसिमल पार्ट नहीं आएगा या कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं, क्लियर। दिस वर द 5 postulates of Dalton's atomic theory, and 6th postulate was the relative number and kinds of atom are constant in given compound। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक कंपाउंड है, या उससे पहले हमने देखा था, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स ऑफ एटम फिक्स है, कांस्टेंट है। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटम। एटम क्या होता है? नॉर्मली आप लोग ने बेसिक ब्रिक की वॉल देखी होगी, ब्रिक्स की वॉल, क्लियर। एक ब्रिक की वॉल जो होती है, पूरी वॉल के अंदर कितने सारी ब्रिक्स लगती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं एक एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। जैसे ये पर्टिकुलर एक ब्रिक है, उस ब्रिक की तरह ही एटम भी, इतने सारे एटम्स बहुत सारे होते हैं, वो कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाता है। सो वी कैन से दैट एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। सो मैटर्स को हम लोग बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम्स, क्लियर। नाउ गोइंग अहेड वी कैन टॉक अबाउट हाउ बिग आर एटम साइज। एटम की साइज कितनी बड़ी होती है वो हमें अब सोचना होगा। सी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने एप्पल का क्यों दिया है, क्योंकि आप उसके कंपेयर में कर सको। जैसे एप्पल की साइज होती है 10⁻⁻1 मीटर,
10⁻⁻1 मीटर मतलब 0.1 मीटर मीन्स नियरली अबाउट 10 सेंटीमीटर्स के आसपास, सपोज जस्ट एन एग्जांपल। तो एटम्स की साइज देखो आप, 10⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10⁻9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, 10⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻3 एंट एंड 10⁻1 एप्पल। आप खुद कंपेयर करो कि एटम कितना छोटा होता है, और 10⁻9 जब आता है तब नैनोमीटर होता है। क्लियर? सो एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं। इस कंपैरिजन के हिसाब से आप देख सकते हो नियरली। सो आप खुद अनुमान लगाओ कि कोई भी एटम इतना छोटा है, उसके बेस पे पूरे एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो एक एलिमेंट के अंदर कितने सारे नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज। क्लियर? सो यू शुड टेक केयर। अब डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स, देखो डाल्टन्स ने कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट किए थे एटम्स के रिगार्डिंग, बट अब तो चेंज हो चुका है। लेकिन उस टाइम पे जब वो रिसर्च कर रहे थे, वो अपनी थ्योरीज लोड कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल, कार्बन का सिंबल, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मर्क्यूरी। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में गिव द डाल्टन सिंबल फॉर सल्फर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देना होगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, दो एक या दो से ज्यादा सिंबल पूछते हैं तो। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर इट आउट। क्लियर? सो ये डाल्टन सिंबल थे, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, नो इश्यूज। अब नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन IUPAC। सी IUPAC एक मतलब स्टैंडर्ड बनाया गया था, जिसकी बेस पे हर एक सिंबल का नेम और सब कुछ डिसाइड किया गया था। क्लियर? सो इन द बिगिनिंग नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम सिप्रस। मतलब क्या होता था, जहां पे भी फाइंड हुआ वहां से उसके बेस पे नेम रख दिया। तो कॉपर जो था सिप्रस से फाइंड हुआ था, तो उसका नेम कॉपर वगैरह या सिप्रस रख दिया था। क्लियर? सो जैसे जैसे फिर बाद में चेंज हुआ, तो फिर प्रॉपर्टीज के हिसाब से चेंज करने लगे। पहले जिस प्लेस से फाइंड होता था उस प्लेस पे रख देते थे, उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने चेंज करना स्टार्ट किया। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। Nowadays IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है, अप्रूव्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। Many of the symbols are the first one or 2 letters of the element name। यानी देखो पहले तो क्या है, प्लेस के नेम पे या उनकी चमक या उनका जो देखभाल या फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे। लेकिन अब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री उस एलिमेंट का नेम रखता है। कैसे? या तो वो क्या करता है, एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर लेता है या फर्स्ट 2 लेटर्स लेता है। क्लियर? यानी 2 लेटर्स ले सकता है या फर्स्ट लेटर, जिसके अंदर the first letter of the symbol is always written as capital letter and second letter as small। ये इस तरह से सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन का तो H, सेकंड एल्यूमिनियम तो Al, उसको दोनों कैपिटल नहीं लिखेंगे, A कैपिटल L स्मॉल। कोबाल्ट तो CO, नॉट C कैपिटल O। क्लियर? यानी O जो है सेकंड जो आएगा वो छोटा रहेगा और C कैपिटल। क्लियर? सो दिस वाज हाउ नेम ऑफ गिवन बाय IUPAC। कुछ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन एंड सो ऑन। एक एक करके आप देख सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल होगा किस तरह से हर एक एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब अगर हम आगे बात करें तो हम लोग सोचेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि कब से सर बोल रहे हैं मास में कोई चेंजेस नहीं होता, तो एटॉमिक मास होता क्या है? सी द एटॉमिक मास यूनिट एब्रिविएटेड एज AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज U, यूनिफाइड मास। पहले AMU लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट को, लेकिन IUPAC ने रिकमेंड किया है कि उसको सिर्फ U लिखा जाए, यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। किसका? 1 कार्बन एटम का मास।
इट वॉज रिकमेंडेड दैट मास शुड बी होल नंबर, ऑब्वियसली बात है होल नंबर तो इजीली कैलकुलेट हो, डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। सो साइंटिस्ट ने पहले अलग अलग एलिमेंट्स के बेस पे लिए थे। सो फर्स्ट साइंटिस्ट इनिशियली टूक 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. देखो पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन के एटम का 1/16 मास लिया कि हाँ ये चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? फर्स्ट, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। सेकंड, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर्स। तो उन्होंने दो रीजंस से ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया था कि एक तो ऑक्सीजन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था, सारे नहीं बोल सकता हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता था और कंपाउंड फॉर्म करता था, एंड उनका जो एटॉमिक मास उसके यूनिट के बेस पे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास जो था होल नंबर्स में आ रहा था, इसीलिए उसको सिलेक्ट किया गया। लेकिन इन 1961 यूनिवर्सली कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस for measuring atomic mass. One atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. सी पहले तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, लेकिन कुछ रीजन था जिसकी वजह से फिर बाद में उन्होंने फाइंड किया कि कार्बन हर एक के साथ रिएक्ट करता है, हर एक के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। सो इन 1961 यूनिवर्सली कार्बन 12 आइसोटोप को सिलेक्ट किया गया जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गया। वन एटॉमिक मास यूनिट जो था वो मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 के एटम का 1/12 मास कंसिडर किया जाता था, उससे हर एक एलिमेंट का होल नंबर में एटॉमिक मास मिला। क्लियर? फिर एटॉमिक मास जो था, ये देखो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर्स आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे सारे के सारे। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास 1। एटलीस्ट आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के मास नंबर एंड मास एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल करता है। आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं, कोई भी एक न्यू टॉपिक है उसके अंदर आपको डिसाइड करना है। तो हाइड्रोजन 1 क्लियर? इस तरह से कैल्शियम 20 तो एटॉमिक मास 40। यहां तक आपको पूरा लर्न करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, नोट डाउन कर लो, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। देन टॉकिंग अबाउट न्यू कंसेप्ट कि भाई हाउ टू एटम एग्जिस्ट, मतलब एटम एग्जिस्ट होता कैसे है। क्लियर? सो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, एटम्स जो एग्जिस्ट होता है या तो एटम फॉर्म सिंगल फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में एटम एग्जिस्ट होता है। एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं हो सकते, कोई ना कोई रीजन से हमें नॉर्मली या तो मॉलिक्यूल फॉर्म में करना पड़ता है या फिर कंपाउंड। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स या मिनिमम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, बाकी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले एटम्स नहीं हो सकते। क्लियर? सो एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो क्या करते हैं एटम, दो एटम कंबाइन होके, जैसे हाइड्रोजन सिर्फ H पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो सिर्फ H पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है, दो H कंबाइन होके H2 हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। सो व्हेन एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स या फिर आयन बनाते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch। यानी यही molecules, यानी जैसे हाइड्रोजन है या दो एटम्स हैं, तीन एटम्स हैं या आयंस हैं, बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लार्ज नंबर में कंबाइन होते हैं और वो मैटर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मैटर को बनाते हैं जो हम लोग देख सकते हैं। बाकी एटम्स आपको पता है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर्स में होते हैं, जिसको हम हमारी नॉर्मल आई से तो हम लोग पॉसिबल ही नहीं है देख पाए, बट बहुत सारे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट, ये था इस पार्ट तक में लिए। नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स, आयंस
writing chemical formula and molecular mass, formula unit mass and mole concept. ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड प्लीज आप लोग को ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि एक एक चीज को नोट्स बनाते रहो, आंसर्स देते रहो, इट विल हेल्प यू आउट. क्लियर? और आप लोग को सारा चीज समझ में आ रही है प्रॉपर वे में तो कमेंट और लाइक जरूर करें और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो भी वीडियोस देखें और सीख सकें. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड बी विद अस फॉर न्यू चैप्टर्स, न्यू टॉपिक्स. आपका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें. क्लियर? थैंक यू वेरी मच.